पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उससे संबंधित जितने भी पर्यावरणविद हैं जिन्होंने पर्यावरण के संबंध में, पारिस्थितिकी के संबंध में या प्रकृति के संरक्षण के विषय में कार्य किया था, इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो थे हम पढ़ चुके थे। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन मतलब टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत के बारे में। भारत की जो जलवायु है, भारत की जो विविधता है, इसको लेकर के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि भारत को हम कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं? हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, आर्यवर्त है, ऐसे बहुत से नामों से जानते हैं। तो अलग अलग समय में जब जैसे यूनानी आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, तो इन लोगों ने भारत को अलग अलग नामों से क्या किया था, पुकारा था। तो खास तौर से ऐसे सवाल देखने को मिलता है आपको सीटेट के, अगर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर पूछे जाते हैं कि कौन सी नाम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहला हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका भारत एवं भारत की विविधता। देखिए, अगर कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो विविधताओं का देश कहने के पीछे क्या आशय है? पहली बात कि हम पूरे विश्व में जितनी प्रकार की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी प्रकार की जलवायु आपको भारत में देखने को मिलती है। नहीं तो कुछ देश ऐसे हैं जो सालों भर क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सालों भर क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। और भारत की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि ये समशीतोष्ण भी है, ठंड भी है और गर्म भी है। मतलब कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो सालों भर देखिए तो वहां पर ठंड और गर्म का एहसास होता ही नहीं है। जितने भी तटवर्तीय क्षेत्रों में आप चले जाए, आप बॉम्बे के लोगों को पूछे, गोवा के लोगों को पूछे या उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के लोगों को पूछे, ना तो उनको ठंड पता चलता है ना तो उनको गर्मी पता चलती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप चले जाए मरुस्थल प्रदेशों में भारत के, तो वहां पर आप देखेंगे कि 48 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान भी है। और जब वहां उतना तापमान है तो उसी समय आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है कि सालों भर बारिश हो रही होती है। हिमालय के प्रदेश हमेशा ठंडे हैं। हमारे पास क्या है कि ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां भी हैं, तो हमारे पास अरावली की पर्वत की श्रृंखलाएं भी हैं, तो छोटा नागपुर का पठार भी है। मैदानी क्षेत्र भी हैं, तो दलदली भूमि भी है, आर्द्र भूमि, मतलब कि हर तरह से भौगोलिक विविधता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। सभी प्रकार की वनस्पतियां, सभी प्रकार के जीव जंतु और जानवर देखने को मिलते हैं। पक्षियों के हर तरह की प्रजातियां हैं। हमारे पास समुद्र भी है, महासागर भी है, नदियां भी हैं, झील हैं, झरने, मतलब कि भौगोलिक रूप से सारी विविधता। इसके अतिरिक्त क्या है, अगर हम देखें भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो ऐसी बड़ी विविधता का उदाहरण पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जहां इतनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हुई, इतने धर्म, इतने त्योहार, इन सबको मनाया जाता हो। इसलिए कहते हैं कि अनेकता में एकता, और क्या है कि विविधता, इससे संपन्न हमारा देश है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में शुरू करेंगे। पहले भारत के बारे में देखते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, यहाँ की प्रमुख नदियां, और उसके साथ झारखंड की प्रमुख नदियां, फिर यहाँ के त्योहार, और फिर झारखंड के प्रमुख त्योहार। इस तरह से सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखें भारत के बारे में थोड़ा सा। भारत भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। विविधता तो है, लेकिन उसके साथ क्या कहते हैं, विविधता में एकता भी देखने को मिलती है ना। लिखेंगे इस विविधता में, इस विविधता में असीम एकता, इस विविधता में असीम एकता का उदाहरण भी देखने को मिलता है। असीम एकता का भी उदाहरण देखने को मिलता है। पूर्ण विराम देके लिखें, भौगोलिक रूप में, भौगोलिक रूप में भारत में
भारत में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, पठार, पर्वत, पठार, पर्वत, नदियां, सागर, महासागर, सागर, महासागर, झील, झरने, गर्म प्रदेश के मरुस्थल, गर्म प्रदेश के मरुस्थल। मरुस्थल देखिए, जो डेजर्ट होता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये मत रखिएगा कि हमेशा वो गर्म ही होता है। जैसे लद्दाख में आप चले जाएं, तो लद्दाख में आपको जो रेगिस्तान देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? आपका ठंडा। ठीक है, और ये भी जान जाइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो ठंडे प्रदेश का ही है। ठीक है, तो रेगिस्तान, ठंडे प्रदेश के मरुस्थल, कॉमा, गर्म प्रदेश के मरुस्थल, फिर आपको लिखना है ठंडे प्रदेश के मरुस्थल, हिमनाद। हिमनाद का मतलब क्या होता है? बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां। ठीक है, हिमनाद, कमा, विविध प्रकार की, कमा, विविध प्रकार की जलवायु की दशाएं, विविध प्रकार की जलवायु की दशाएं, है ना? ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, बसंत भी है, हर तरह की जलवायु को हम देखते हैं। विविध प्रकार की जलवायु की दशाएं, कमा, लगभग, लगभग विश्व में उपलब्ध, लगभग विश्व में उपलब्ध सभी प्रकार की मिट्टियां। आप देखेंगे कि आप लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बांगर, खादर, हर एक चीज आपको भारत में देखने को मिलता है। अलग अलग प्रदेशों में इनका बिखराव आपको देखने को मिलता है। तो आपने क्या लिखा? विविध प्रकार की मिट्टियां, कमा, वर्षा, वर्षा का विषम अनुपात, वर्षा का विषम अनुपात। विषम अनुपात यहां कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे पाकुड़ आप देखें, अगर एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें तो सूखाग्रस्त अगर जिलों में गिना जाए तो उनमें आपके पास बंगाल के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र और झारखंड का पाकुड़ जिला भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जहां पर नाम मात्र की क्या होती है? वर्षा होती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में देखें तो वहां पर क्या होता है कि वर्षा भी क्या होती है? बहुत अल्प मात्रा में होती है। लेकिन अगर चेरापूंजी चले जाए, आसाम के प्रदेशों में चले जाए, तो जहां पर आप क्या देखेंगे? मेघालय वगैरह में सालों भर बारिश होती रहती है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? वर्षा की विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। अच्छा, विषम अनुपात पाई जाती है, विषम अनुपात पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और क्या हमारे पास विविधता? एक तो है आर्द्र भूमि, दूसरा क्या है कि मैग्रोव प्रदेश भी हमारे पास है, डेल्टा प्रदेश भी है, क्योंकि डेल्टा तो हर किसी के पास, हर देशों के पास नहीं है। हमारे पास, आपके पास क्या है? द्वीप भी है, जैसे अंडमान निकोबार और आसपास के जितने भी देखे तो हमारे पास अपने द्वीप भी हैं। और इसके साथ क्या है? तटीय क्षेत्र भी है। अगर देखा जाए तो भारत की सीमा का लगभग आपका आधा से अधिक हिस्सा क्या है? वो तटीय सीमा के रूप में घिरा हुआ दिखाई देता है। तो आप इसको लिखे, इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप, कमा, द्वीप, आइसलैंड जिसको कहेंगे हम लोग, द्वीप, कमा, मैग्रोव प्रदेश, मैग्रोव प्रदेश एवं, मैग्रोव प्रदेश एवं आर्द्र भूमियां। मैग्रोव जानते हैं क्या होता है? जैसे समुद्र का ये जो हिस्सा होता है, मान लीजिए कि ये समुद्र का हिस्सा है, तो जब लैगून होता है, मतलब कि बड़ी बड़ी लहरें उठ करके आती हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ की जो समुद्र के
आसपास स्थित जो निचली भूमि होती है, ये पानियाँ कहाँ पर हो जाती हैं? इन निचली भूमि के क्षेत्रों में आकर के जमा हो जाती हैं। अब ये समुद्र का पानी कैसा होता है आपका? खारा होता है। तो इस खारे पानी में बहुत सारी वनस्पतियाँ क्या होती हैं? उग आती हैं। इन वनस्पतियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इनकी लकड़ी कैसी होती है? खारी होती है। इनके जो छाल होते हैं, उनको चमड़ों के सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी लकड़ियाँ जो होती है नाव के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ इन पेड़ों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि चूंकि ये पेड़ हमेशा क्या है पानी में डूबे हुए हैं, तो इनमें जो श्वसन मूल होता है वो कहाँ होता है? तनों में या ऊपर के टहनियों में क्या होता है? लटका हुआ दिखाई देता है। तो मैंग्रोव प्रदेश क्या होते हैं? खारे पानी के जो क्षेत्र है इनमें जो वन पाया जा रहा है उनको क्या बोला जाता है? आपका मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन और इसके साथ साथ क्या है आपके पास आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करें, लिखिएगा सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता से संपूर्ण। सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता से संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण भारत देश में 1600 से भी ज्यादा, 1600 से भी ज्यादा भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। 16 से भी ज्यादा भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। तो आपके पास अधिकृत रूप से कितनी भाषाएं हैं भारत में? मान्यता प्राप्त कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22। एक नोट निकालिए पॉकेट से, नए सीरीज का कोई हो, और उस पे आप देखें कि कितनी भाषा में उस नोट को लिखा गया है। नोट पे देखें कभी लिखा हुआ? सबको हिंदी तो नहीं आती ना, पढ़ ले 10 रुपया लिखा हुआ है। और सबको गिनती भी तो नहीं आती है कोई 10 लिखा हुआ पहचान जाए। लेकिन अपनी भाषा में तो पढ़ना सीखेगा ना। नई सीरीज की कोई एक नोट है, आप उस पर निकाल के देखें। आप उस नोट के पीछे की तरफ में जाएंगे और इस कॉलम में देखेंगे, अगर 10 रुपए का नोट है तो लगभग 13 भाषाओं में आपको वो चीज लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दिखा? कोई भी नोट है उसको पीछे टर्न करें आप, जैसे ये है, यहां पर देखें, इस जगह पर आप देखे हैं, यहां पर है, कोई भी नोट रहेगा, हर नोट के पीछे में, उसके पीछे में जितने भी राष्ट्रीयकृत आपके पास भाषाएं होती हैं, उन सभी भाषाओं में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 या 500 जो भी नोट रहेगा वो लिखा है। तो वर्तमान में नए नोट की सीरीज में आपको 13 भाषाएं क्या होंगी? देखने को मिलेंगी। 15 है ना, 13 हम बता रहे हैं क्योंकि स्वीकृत 13 भाषाओं को लेकर के चलते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं? 1600 से भी ज्यादा। इसके साथ आप लिखें विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म जैसे, विभिन्न प्रकार के धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बौद्ध इत्यादि धर्मों का, बौद्ध इत्यादि धर्मों का समन्वित या सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। समन्वित या सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। भौगोलिक आधार पर पूर्ण विराम देकर के लिखिएगा। भौगोलिक आधार पर लोगों की वेशभूषा, भौगोलिक आधार पर लोगों की वेशभूषा
खान पान, वेशभूषा, खान पान, नृत्य एवं त्योहार, नृत्य एवं त्योहार देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स, त्योहार देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि भौगोलिक रूप से उनके खान पान और वेशभूषाएं होती हैं? हम्म? इस लाइन को मैंने संस्कृति के आधार पर ना लिख करके भौगोलिक रूप से क्यों लिखा है? आ? जैसे कि मान लीजिए जो ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश की जलवायु के अनुसार क्या चाहिए आपको? गर्म कपड़े न पहनने होंगे। मैदानी प्रदेश या तटीय प्रदेश है मान लीजिए, तो वहां की जलवायु के अनुकूल उनको क्या चाहिए? धोती और लुंगी केवल चाहिए और एक गंजी। आप साउथ की फिल्मों को देखें तो वहां पर साउंड नहीं आ रहा है करुणा जी, साउंड तो यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। और कोई ऐसे जिनको साउंड नहीं मिल रहा हो? एक बार आप अपना नेटवर्क देख लें करुणा जी, क्योंकि मुझे लगता है सभी को साउंड सही जा रहा होगा। यहाँ पर ठीक है प्रॉब्लम्स। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, क्लियर हो जाएगा साउंड आपका। तो क्या बता रहे थे आपको? तो वेशभूषा और पहनावा जो है, हम क्या देखते हैं कि जैसे तटीय प्रदेश हैं तो वहां की जलवायु क्या होती है? समशीतोष्ण होती है, ना तो ज्यादा गर्मी और ना तो ज्यादा ठंड होता है। तो वहां पर देखेंगे लोग आप हल्के कपड़े पहनते हैं, जैसे गोवा वगैरह में देखें तो सिंपल शॉर्ट्स और क्या होता है, शर्ट एक ओपन टाइप का लोग पहनते हैं, क्योंकि वहां का कल्चर नहीं है, बल्कि वहां का क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, वैसा पहनना पड़ता है। अगर आप जैसे पंजाब जैसे प्रदेशों में चले जाएं तो वहां पे लोगों को खेतों में काम करना है, बहुत अधिक श्रम करना है, तो वैसे में आप देखिएगा कि कुर्ता पैजामा जो आदमी जो पुरुष हैं उनमें भी आप देखिएगा कि कुर्ता पैजामा और ये पहन रहे हैं। तो और ये चीजें क्या निर्भर कर रही हैं कि जलवायु की दशाओं पर निर्भर करती हैं कि उनकी वेशभूषा कैसी हो। और अगर मान लीजिए कि आप मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और गर्म प्रदेशों के जैसा भोजन खाएं, बहुत ज्यादा मसाला का प्रयोग करें, तो क्या वो आपके हेल्थ के अनुसार होगा? नहीं होगा। अब जैसे आप चले जाइए उड़ीसा आ जाइए, झारखंड आए या कोलकाता के प्रदेशों में चले जाए, तो यहाँ पर मुख्य रूप से खेती में क्या होती है? चावल। तो मुख्य भोजन में आपको क्या देखने को मिलेगा? चावल। साउथ में अगर आप चले जाए तो वहां पर भी मुख्य रूप से फसल उगाई जाने वाली फसल क्या है आपके पास? चावल। तो क्या प्रयोग किया जाएगा उनके भोजन में? चावल। इसलिए हमने क्या लिखा कि भौगोलिक रूप के आधार पर उनके वेशभूषाएं और उनका खान पान क्या होता है, उन्हीं के अनुसार निर्भर करता है। आप जैसे ठंड प्रदेशों में जितने भी अधिकांश मसाले देखें आप, उन मसालों का उत्पादन या तो आपके पास साउथ में कर्नाटक के प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश, या फिर आपके पास क्या है, कश्मीर और आसपास के प्रदेशों में हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि ठंड जलवायु में या तो बहुत अधिक जलवायु में, इन्हीं दो परिस्थितियों में चीजें क्या होती हैं आपको उगती हुई देखने को मिलती हैं। तो अब क्या है कि उनको भोजन के साथ उनको शरीर को क्या रखना है? गर्म रखना है। और गर्म रखने का काम क्या करता है आपका? मसाला। तो उनके भोजन में आप देखेंगे कि मसालों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने भौगोलिक आधार पर लिखाया कि वेशभूषा और खान पान किसके आधार पर निर्भर करता है आपका? भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ जो त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या ओणम हम लोग मनाते हैं क्या? पोंगल मनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि जिन प्रदेशों में कृषि कार्य हो रहा है, तो देखिएगा फसल कटाई के बाद से वो क्या करते हैं कि अपना पर्व फसल कटाई का मनाते हैं। जिन प्रदेशों में फसल होता ही नहीं, खेती नहीं होती है, तो उनके किसी एक विशेष महीने के आगमन पर या किसी अलग संस्कृति के आधार पर क्या करते हैं, वो त्योहारों को मनाया करते हैं। होता है सभी की संस्कृति में ऐसा। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके पास निर्भर करती हैं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है, लिखें आप नेक्स्ट। जैसे हमारे यहाँ भी देखिएगा भौगोलिक परिस्थिति लिखने का एक मतलब ये होता है कि खासतौर से झारखंड में जब सवाल आपके पास पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछने का तरीका क्या होता है कि इनमें से कौन से त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है? जैसे आपका दिवाली हो गया, या तो यहाँ के जो त्योहार होते हैं, तो अब जो अमावस्या आया, ये तारीख को मतलब कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं आता है। अमावस्या का आना या पूर्णिमा का आना कैसे घटनाएं हैं? ये भौगोलिक घटनाएं होती हैं।
इसलिए हमने क्या कहा कि त्योहार भी जब आ रहे हैं तो किस पे निर्भर कर रहे हैं आपके पास, भौगोलिक घटनाओं के पर रिलेट कर रहे हैं टॉपिक्स को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसलिए इसलिए मिलते हैं, इसलिए इसलिए भारत में भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। इसलिए भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। अब टॉपिक का नाम लिखेंगे भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। क्या कब कहा गया भारत को? तो सबसे पहला ये जो भारत नाम है, ये भारत नाम कैसे मिला था? ठीक है, अगर देखें ऋग्वेद में एक कहानी आती है शकुंतला की। उन्हीं के पुत्र जो हुए थे भरत, उन्हीं के नाम पे पूरे भारत को वंश के रूप में, मतलब भरत वंश जो थे उनके नाम पे भारत को किस नाम से हम लोग जानते हैं आपका? भरत। तो इसकी व्याख्या कहाँ से मिलती है आपको भारत वंश के बारे में? आपको ऋग्वेद से इसका वर्णन देखने को मिलता है। लिखेंगे भारत को, इसको पॉइंट वाइज करते हुए आप लोग लिखेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग बुलेट्स के फॉर्म में करते हुए लिखेंगे। भारत को भारत को अन्य नामों अन्य नामों जैसे आर्यवर्त जैसे आर्यवर्त, कमा आर्यवर्त लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखें आर्यवर्त इंडिया, आर्यवर्त इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आर्यवर्त इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। लिखिएगा ऋग वैदिक कालीन में, दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में भरतवंश भरतवंश के नाम पर भरतवंश के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। इसका नाम भारत पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 वर्ष पूर्व, है ना? 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों तथा ईरानियों तथा यूनानियों ने ईरानियों तथा यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया है। ईरान से जो लोग आए थे और क्या था आपका, यूनान से जो लोग आए थे, इन्होंने भारत को क्या कहा आपका? इंडिया कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वे लोग वे लोग सिंधु नदी को वे लोग सिंधु नदी को सिंधु नदी को हिंदोश या इंडोस कहा करते थे। हिंदू सिंधु नदी को हिंदोस या
इंडोस कहा करते थे। इसी में कंटिन्यू करते थे, करिएगा। इन हिंदोस या इंडोस कहते थे। इस नदी के पूर्व में स्थित, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम से, इंडिया नाम से संबोधित किया जाता था। इंडिया नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकारों, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकारों जैसे, जैसे मिन्हास ए सिराज, मिन्हास ए सिराज भारत आए, जैसे मिन्हास ए सिराज भारत आए, तब उन्होंने, तब उन्होंने इस देश के लिए, तब उन्होंने इस देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग टॉपिक देंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। लिखिएगा, पहला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, है, जो पूरे विश्व के, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.3% भाग है। 2.43% भाग है। जैसे पूरे विश्व का कहने का मतलब क्या है कि इस मैप में जितने भी देश भौगोलिक रूप में दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके क्षेत्रफल के साथ अगर भारत के क्षेत्रफल के अनुपात की तुलना की जाए तो इस भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा आपके पास 2.43% है, मतलब कि काफी बड़ा एक हिस्सा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखें, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई तो भारत की लंबाई कहां से कहां मापेंगे? अ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और कन्याकुमारी का आखिरी छोर किसको माना जाता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वान स्तंभ सुने हैं? वान स्तंभ,
लिख लीजिए और थोड़ा सा अपनी जिज्ञासा को देख करके पढ़ के शांत कर लीजिएगा। वाण स्तंभ जानना चाहिए आपको इसके बारे में। बता देंगे तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। देख लीजिएगा इसको, वाण स्तंभ को देखिएगा। इंदिरा पॉइंट जो आप कहते हैं समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला, ब्रैकेट में आपने लिखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपका लिखेंगे इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कहां से कहां तक है? हम्म? अच्छा, भारत में सूर्य की पहली किरण कहां पड़ती है? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, आपका नाम है उसका डोंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, उसका नाम है आपका डोंगा। सुबह के 4 बजे वहां सूरज का पहला किरण पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्रदेश है कहां पर है आपके पास? अरुणाचल प्रदेश। अगर चौड़ाई की बात करें तो कहां से हो गया आपके पास? अरुणाचल प्रदेश। और अंतिम सिरा हमारा क्या है आपके पास? गुजरात में कच्छ जो है आपका। ठीक है, ये हमारा क्या है आपका चौड़ाई का हिस्सा माना जाएगा। तो आप लिखें इसकी चौड़ाई, नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखिएगा, या भारत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश, ब्रैकेट में लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, ऐसे लिखा जाता है कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात तक में, तक में 2933, 2933 किलोमीटर है। अब क्या है कि अगर भारत के इस हिस्से को आप देखें ध्यान से, तो यहां से जो आपके पास हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्थलीय सीमा है, मतलब किसी देश के साथ उसकी सीमा जुड़ी हुई है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है आपके पास? तटीय सीमा है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो एक आप ये देखेंगे कि यहां से का जो हमारा हिस्सा है वो कैसा हिस्सा होता है? हमारा तटीय सीमा है। और ऊपर का जो हिस्सा हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है आपके पास? एक शॉर्ट में आप देखें तो यहां से ये जो हिस्सा है अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी देश से आपके पास जुड़ा हुआ है भौगोलिक रूप में। और ये हमारे पास ये हिस्सा कौन सा दिखाई देता है? आपका तटीय सीमा के रूप में। तो इसका भी हम लोगों को सीमांकन पूछा जाता है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आप, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट आप लिखिएगा द्वीपों सहित, द्वीपों सहित मतलब क्या कि हमारे पास ये जितने भी द्वीप हैं ये सभी तो भारत के हिस्से हैं ना, इनकी भी सीमाओं को जोड़े और भारत की कुल सीमाओं को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो लिखिएगा द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा, द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर, 7,000। जैसे ये जो द्वीप हैं ये पानी से ढके हुए हैं और ये हमारे क्या हो गया आपके पास? तटीय क्षेत्र हो गए।
तो इसलिए हमने क्या लिखा, द्वीपों सहित तटीय सीमा। ठीक है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपके पास, 7,516 दशमलव आपके पास 5 किलोमीटर है। तो अब जोड़ घटाव तो आता होगा, तो अब जोड़ दें, अगर आप इसे जोड़ दें, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा, और ये हमारी क्या होगी आपके पास, तटीय सीमा। तो ये हो गया 7,516 दशमलव कितना हो गया आपके पास, 5 किलोमीटर। तो लिखिएगा इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा इस प्रकार, भारत की, इस प्रकार भारत की कुल भौगोलिक सीमा 22,716.5 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार भारत की कुल भौगोलिक सीमा 22,000 ना, 22,716.50 किलोमीटर है। ये हमारा हो गया 15,200, ये हमारा हो गया भौगोलिक सीमा। इन तटीय क्षेत्रों को मतलब द्वीपीय प्रदेश, और ये जो हमारे पास समुद्र से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं, इन सीमाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना है, 7,516। तो टोटल हमारा भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल की लंबाई अगर हम ज्ञात करें, तो ये कुल लंबाई कितनी है आपके पास, 22,716.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब अगर हम घिराव क्षेत्र के बारे में बात करें, बहुत बड़ी भौगोलिक संरचनाओं के बारे में देखें, तो अगर उत्तर में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हिमालय। दक्षिण में क्या देखने को मिलता है, लिखिए भारत, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में क्या देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में अरब सागर। ये डायग्राम आप यहां पर बना लें। ऐसे हम लोग करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और क्या चलता है आपका, साउथ चलता है। भारत का मैप बने ना बने, ये बना लीजिएगा। और आजकल तो बहुत आसान है कि स्केल आता है मैप बनाने के लिए। तो बचपन में क्या करते थे, एक कार्बन रखते थे कॉपी के नीचे, या फिर दबा के ऐसे किताब से छाप के फिर उसमें पेंसिल चलाते थे, तो बढ़िया परफेक्ट एक मैप बना करता था। हो गया, घर पे बना लीजिएगा। इसको केवल कर लीजिए, मैप आप घर पे बनाते रहें, आपको अच्छा लगे तो आप बना लें अपने कॉपी में, ये चीज केवल लिख लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ब्रैकेट में लिखिएगा दक्षिण से उत्तर, अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर
इसको क्या पढ़ा जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है? ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको डिग्री पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं आपका? मिनट। लिख लीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ जो कॉमा ऐसे इस तरह से देते हैं ना, वो चीज है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। आपको हमने बोला कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। क्या आपको हमने लिखाया इसका अक्षांशीय विस्तार, ब्रैकेट में हमने लिखाया है दक्षिण से उत्तर, ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। क्लियर है? ओके, लिखिएगा इसी कारण, ब्रैकेट में लिखिएगा, उसी को कंटिन्यू करना है पूर्ण विराम देकर के। इसी कारण भारत, इसी कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसी कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब जैसे निकल नहीं रहा है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देख पाए तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखवाया है आपको? दक्षिण, दक्षिण से लेकर के क्या लिखवाया है? तो ये तो भारत का दक्षिण प्रदेश हो गया ना। यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यहां पर देखिए, ये जो लकीर है कितना दिख रहा है? यहाँ पर 8 डिग्री। गुजरते समय, यहाँ से निकलते समय देख लीजिएगा, ये कितना दिख रहा है आपका? 8 डिग्री। ठीक है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कितना दिख रहा है आपके पास? 36 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया, मतलब समझे, दक्षिण से लेकर के आपका उत्तर का मतलब समझ गए क्यों हम लिखवाए हैं। तो ये हो गया दक्षिण में कहां पर आपके पास? 8 डिग्री 4 मिनट। और यहां पर अगर आप जाएं तो 36 डिग्री और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ सा दिख रहा है, तो ये कितना हो गया आपका? 37 मिनट। तो इसका मतलब समझ गए। अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल मैप हो, अगर उस पॉलिटिकल मैप में अगर भारत की स्थितियों को अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है? 8 डिग्री। और यहां से जब हिस्सा आप देखें उस मैप में डिग्री के हिसाब से देखें तो ये कितना आपको दिखाई देगा? 36 डिग्री। इसलिए हमने लिखवाया था, इससे पहले ब्रैकेट में हमने लिखवाया था आपका दक्षिण से, क्या लिखवाया था हमने? उत्तर। तो दक्षिण से कहने का मतलब कि अगर पॉलिटिकल मैप है तो अगर आप इन रेखाओं के बारे में देखें तो भारत की स्थिति कितनी दिखेगी? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और ये कहां पर दिखाई देगा आपको? 36 डिग्री और 7 मिनट पर। कितने भी लोग के पास पॉलिटिकल मैप हो अगर आपके पास, तो आप इसमें ये स्थिति देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इस स्थिति के कारण, यानी कि भारत की अगर स्थिति को किसी ग्लोब पे हमें देखना हो तो हमें कहां पर देखना पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध पर स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। सर वो मैप हम्म, वाला और एक बार बता दीजिए। मैप वाला और एक बार बता दें। देखिए, मैप में अगर भारत का कोई भी पॉलिटिकल मैप आप देखें, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल मैप देखें तो सबसे पहला हमने क्या कहा है कि दो तरह की रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और क्या होती हैं आपके पास? देशांतर रेखाएं। तो ये मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी हो गई, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है आपका? इनको कहा जाता है आपका अक्षांश रेखा। और वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम कर रहा है उसको क्या हम लोग बोलते हैं आपका? इसको क्या कहा जाता है आपका? विषुवत रेखा, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर।
तो इन रेखाओं का निर्माण जब भी करना पड़ेगा तो हमारा आधार क्या रहेगा आपका, यही विषुवत रेखा होगा। और इनको क्या कहा जाता है आपका, देशांतर रेखाएं। तो इन देशांतर रेखाओं का निर्धारण जब आपको करना होता है तब किसको आधार लेते हैं, उसमें भी आधार इसी को रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ध्रुवों से चपटी है ना, कैसे नापेंगे। तो उस केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेटर को ही आधार रखा जाता है। तो ये हो गया आपके पास अक्षांश रेखाएं, और ये जो खड़ी लकीरें हैं इनको क्या कहा जाता है आपका, देशांतर रेखाएं। तो अगर भारत की स्थिति को देखने को मिले तो ये कितना हो गया, 23.5 डिग्री आपके पास हो गया। तो 23.5 डिग्री से अगर भारत की स्थिति को देखने को अगर हम लोग प्रयास करें तो वो कहां पर देखने को मिल रहा है, हम लोगों को ऐसे देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए भारत की जो अपनी स्थिति है इस मैप के हिसाब से अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये लगभग आपका झारखंड का जो प्रदेश है यहां से गुजरता हुआ आपके पास दिखाई देता है, कर्क रेखा आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये देखें भारत की स्थिति को तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट में, और ये जो प्रदेश है यहां से अगर कश्मीर के हिस्से से देखें तो ये कितना दिखाई देगा, 36 डिग्री और क्या देखने को मिलेगा, 7 मिनट। तो कोई भी आपके पास भारत का पॉलिटिकल मैप हो और उस मैप में अगर इन रेखाओं के बारे में यहाँ पर की अगर वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करें तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ अभी, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये तो कहां से था, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। तो आपके पास पश्चिम से पूर्व भी आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, यह पश्चिम से पूर्व में, यह पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्व, मिनट पूर्व हमने कहा कि क्या लिखवाए थे आपको, यह पश्चिम में 68.7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्व, सॉरी सॉरी 97 डिग्री कितना है, 25 मिनट पूर्व तक है, पूर्व तक है। तो अगर यहां से इस मैप में अगर आप देखने का प्रयास करें तो आप ध्यान से अगर देखेंगे यहां पर, तो ये देखिए आपके पास 68 डिग्री का लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये कितना है आपके पास, ये 98 डिग्री आपको देखिए यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर भारत के मैप में अगर आप देखें किसी भी पॉलिटिकल मैप में तो ये 68 डिग्री का लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके पास यहाँ पर अगर भारत में देखें तो ये कितना देखने को मिलेगा, 98 डिग्री। तो मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर खाली जगह के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अतः यह, अतः यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों का। तो अगर देखें भारत में ये हो गया आपके पास उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो गया आपके पास दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने ये देखा कि देशांतर रेखाओं के कारण इसकी स्थिति कहां पर देखने को मिल रही है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन सॉरी अक्षांशीय रेखाओं के कारण, और देशांतर रेखाओं के कारण इसकी स्थिति कहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, मतलब कि ग्लोब का जो पूर्वी हिस्सा होगा उस पूर्वी हिस्से में हमें क्या मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा। तो अगर कहा जाए आपसे कि अगर किसी भी एटलस में या किसी ग्लोब में भारत की स्थिति को खोजना है तो आप कहाँ खोजेंगे, सबसे पहला काम आपको कहां पर आना पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में आपको कहां दिखाई देगा, आपको भारत दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर
टॉपिक का नाम लिखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देश। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देश। हमने कहा कि भारत की स्थिति कितनी नंबर पे है, 7th पे पोजीशन पर है। तो बाकी अन्य देश कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका बड़ा विस्तार किसका देखने को मिलता है? रूस का। सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा उसी के पास में है। तो पहला नंबर आप लिखिएगा रूस। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े देशों में सबसे पहला नंबर आपका क्या है? रूस। दूसरा उसके बाद क्या है? कनाडा। पहला रूस लिखेंगे, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा में आपका लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आपका क्या है? पांचवा में ब्राजील। अमेजन नदी कहां देखने को मिलती है? विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन की पूर्ति अकेला कौन सा? ब्राजील का जंगल। खट्टा शहद ब्राजील के जंगलों में, ठीक है। खट्टा शहद जो होता है वो ब्राजील के जंगलों में ही मिलता है। नेक्स्ट आपका लिखिए छठा नंबर में ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर में आपका क्या हो जाएगा? भारत। यहां से ओरमांझी से कभी आप लोग रामगढ़ की ओर गए हैं? तो एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है, लिखा रहता है मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पार कर रहे हैं, देखने को मिला? हाँ, खूब अच्छे से लिखा हुआ देखने को मिलता है, मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पार कर रहे हैं। मतलब कितनी लाइन को पार कर रहे हैं आप? 23.5 डिग्री को आप पार कर रहे होते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा कर्क रेखा, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। कर्क रेखा ब्रैकेट में कितना है आपका? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 23.5 डिग्री भारत के मध्य, भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है। और अब देखेंगे भी ये जो मानचित्र में आप देखें, बिल्कुल मध्य का हिस्सा गुजरात से शुरू होते हुए बिल्कुल देखिएगा कि दो हिस्सों में हमारा ये क्या होता है? बटा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप लिखिए यह रेखा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? लिखिए 8 राज्यों से। ठीक है, बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन अगर भारत का ऑथेंटिक मैप आप देखें तो कितने राज्यों से दिखेगा आपको? 8 राज्यों से। इवन एक बार जेपीएससी वाले एग्जाम में पूछ भी दिया था कि कितने राज्य, 7 और 8 को लेकर के बहुत विवाद हुआ था, तो 8 राज्य होंगे, है ना। मैप्स ऑफ इंडिया, अगर वहां से आप डाउनलोड करें मैप्स ऑफ इंडिया और 23.5 डिग्री को देखिए कि किन किन राज्यों से गुजर रहा है, तो कुल कितने देखने को मिलेंगे? 8 राज्य। लिखिएगा यह भारत के कुल 8 राज्यों, डैश देके लिखिए गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और एक चीज आप देखते होंगे कि जब भी कोई तरह का प्रोग्राम आता है, कोई शेड्यूल आता है या फिर मैच का प्रसारण का समय लिखा जाता है कि कोई भी मैच आपके पास मान लीजिए इंग्लैंड में हो रहा है या किसी भी देश में हो रहा है, तो जब समय लिखा जाता है तो भारतीय समय अनुसार कहा जाता है या फिर वहां पे लिखा जाता है ISD, है ना।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत का क्या होगा आपका एक मानक समय। तो कल हम लोग देखेंगे कि भारत का ये मानक समय क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कहाँ पर है? इलाहाबाद नैनी ना, मिर्जापुर।